नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसको लेकर अभी तक बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। बहुत सारी थ्योरीज के इर्द गिर्द अभी तक कयास लगाए जा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ अंदाजे भर थे। टेक्निकल एक्सपर्ट से लेकर फील्ड एक्सपर्ट हर कोई चर्चाएं कर रहा था, आखिर वजह क्या रही। तो इसके ऊपर अब प्राथमिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अब जो थ्योरी जिसके इर्द गिर्द आकर घूम रही है वो है फ्यूल स्विच। दोनों ही इंजन्स ने काम करना बंद किया, फ्यूल स्विच कट ऑफ मोड पर चले गए थे और पायलट्स के बीच में इसको लेकर जो कॉन्वर्सेशन हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बोइंग पर भी सवाल हैं, कॉकपिट में क्या हुआ उस पर भी सवाल हैं, और आखिर ये सब हुआ कैसे उसको भी एक बार फिर से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए विशेष मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर DGCA प्रशांत ढल्ला जी। बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका। और प्रशांत जी खुद एक पायलट रह चुके हैं, 4000 घंटों से ज़्यादा इनका उड़ान का अनुभव भी है और ट्रेनर भी रह चुके हैं। प्रशांत जी, इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट किया था और जैसा मैंने जिक्र किया उसमें बहुत सारी थ्योरीज पर हमने बात की थी। और जब हम बात कर रहे थे तो ये सामने आया था कि दोनों इंजन फेल हो जाएं, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। और इसके इर्द गिर्द कोई बहुत ज़्यादा जितनी भी चर्चाएं दुनिया में हुई वो बहुत ज़्यादा उस पर बल नहीं दे रही थी। लेकिन अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है उससे तो ये तय है कि भाई फ्यूल नहीं पहुँचा दोनों इंजन में, दोनों इंजन फेल हो गए थे। इसको लेकर अब क्या चर्चा, इस रिपोर्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि इसमें दो तरह की बातें हैं कि जो फ्यूल स्विच है वो कट ऑफ मोड में कैसे गया, और दूसरा 32 सेकंड के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ होगा उस दौरान? देखिए, पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि भारत सरकार ने जारी करी है जी। एंड इसमें कई सारे पहलू डिस्कस करे गए हैं। एंड जिस तरह से ये फेज़ वाइज मैनर में ये रिपोर्ट बनी गई है, इसमें आपके पास काफ़ी कुछ डेटा सामने आ चुका है। जी। कौन पायलट थे, कितना उनके पास अनुभव था, उस समय का कैसा मौसम था, क्या एयरपोर्ट में क्या रनवे यूज़ किया गया था। All kinds of technical issues have been covered in this report at a very preliminary and a very early stage. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, काफ़ी इनडिस्टिंक्ट है ये रिपोर्ट। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलू देखने बाकी हैं। इन्वेस्टिगेटर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे, इस पर इसकी डिटेल्स पे जाएंगे। जहाँ तक आपने बात बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने एक फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में बताई जी। देखिए, जैसे लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि एक पायलट को एक चेकलिस्ट का समझ होनी बहुत ज़रूरी है। व्हेन अ पायलट अंडरगोज ट्रेनिंग, वो चेकलिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन करी जाती हैं। तो फ्यूल कंट्रोल स्विच भी ये बहुत अहम है समझना दर्शकों के लिए कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच भी इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ स्विच। हर किस्म, अलग अलग किस्म के स्विचेस होते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्विच है, ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है जिसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी है। अच्छा, तो थोड़ा आम आदमी की भाषा में समझते हैं। स्विच दो तीन तरह के होते हैं। एक तो जो आमतौर पर लोग देखते हैं कि ऑन किया ऑफ किया, एक होता है लीवर के थ्रू आप ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये किस तरह का स्विच है और कितना वक्त लगता है इसको ऑपरेट करने में? जी, जैसे मैंने कहा, अलग अलग किस्म के स्विच हैं। पुश पुल स्विच है, गार्डेड स्विच होता है जिसमें आपके पास एक ऑलरेडी मैकेनिज्म जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म रहता है, उसको गार्ड करता है। तो उसका लीवर ऊपर करके आपको स्विच करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ऑपरेशन उसका उस तरह से होता है। ये बोइंग के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? ये बोइंग के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। एंड अमूमन कई जितने भी अलग अलग किस्म के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आप एयरबस ले लीजिए, एम्ब्रेयर ले लीजिए, उनके पास भी इस तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी रहती है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्विच, एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है। इसमें मोड हैं, आपको इस स्विच के लीवर को उठाना पड़ता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर मोड में डालना पड़ता है। इसमें दो मोड हैं, एक रन मोड है, एक कट ऑफ मोड है। ऊपर की तरफ अगर आप करते हैं तो रन मोड पे आता है ये। एंड जैसा मैंने कहा, चेकलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको गाइड करती है कि आपको इसको रन मोड में डालना है या कट ऑफ मोड में डालना है। तो जब आप इंजन चालू करते हैं तो आप इसको रन मोड पे डालते हैं। उसके बाद जब आप पूरी फ्लाइट पूरी आपकी हो जाती है और आपको इंजन जब बंद करने की बारी आती है तो आप इसको कट ऑफ मोड में डालते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लियर दैट इसका ऑपरेशन केवल दो ही जगह यूज़ हो जाता है, एक इंजन स्टार्ट करने में, अगर इंजन बंद करने में, अनटिल अनलेस देयर इज़ एनी अबनॉर्मलिटी। इस केस में हम ये देख पा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट भी उसको करैबोरेट कर रही है, कि देयर इज़ वो टाइम जो गया है कि उसमें उन्होंने उसको यूज़ किया है, उसको रीस्टार्ट किया है, फिर से उसको अटेम्प्ट किया है उसको दोबारा से ऑन करने ये का। कब किया गया होगा? फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, अचानक पावर फेलियर हुआ, दोनों इंजन्स ने काम करना बंद किया, उसके बाद क्या पायलट्स ने कुछ कोशिश की, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, इंजन नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई?
देखिए कितना बहुत वक्त मिला इम्पोर्टेंट, होगा उनको? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि पायलट्स को क्या लगा होगा। देखिए इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पायलट्स आर बेसिकली ऑफिसर्स हु फॉलो एन एसओपी, हु फॉलो अ प्रोटोकॉल। ये बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, बोइंग 787, इसमें बड़ी बड़ी विशाल स्क्रीन्स लगी होती हैं जो कि पायलट को गाइड कर रही होती है कब क्या एक्शन लेना है। जी। ये मन चाहा किसी तरीके से आप इसको नहीं कर सकते कि अब मेरा मन किया तो ऑन कर दिया, अब मेरा मन किया तो ऑफ कर दिया। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट, इसमें मैं बहुत इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इसमें एक टेक्निकल इशू ज़रूर आया होगा दैट लेड टू द पायलट ऑपरेटिंग दैट स्विच to restart it, to attempt the engine back on. Also देखिए मैं इसमें बिल्कुल ये रूल आउट नहीं कर सकता, there is a terminology called as startle effect. ऐसा हो सकता है जैसे आपने बोला कि जब जहाज़ टेक ऑफ रोल पे हो उस समय इस जहाज़ में एक टेक्निकल फेलियर हुआ हो, एक पावर लॉस हो गया हो, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस टू बी वेरी प्रिसाइज। वो क्या होता है, वो जहाज़ की स्क्रीन बंद हो जाती है, देयर इज़ अ टोटल chaos, अ कन्फ्यूजन इन द कॉकपिट। इसीलिए उनको मैनुअली स्विच छेड़ने की जरूरत हो, वरना तो There- स्क्रीन से कमांड मिल जाती होगी उनको। जी, जब वो स्क्रीन सामने आपको बता नहीं पा रही, जब वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट स्टार्टर इफेक्ट की वजह से पायलट ने उसको री अटेम्प्ट किया हो स्टार्ट करने के लिए। मैं क्यों ये कोलैबोरेट कर पा रहा हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रैम एयर टर्बाइन, वीडियो में भी और इस रिपोर्ट में भी ये चीज़ सामने आई है कि आपका रैट बाहर दिखा है। ऑल्सो कई विशेषज्ञों ने ये बोला है कि ये टेक ऑफ से पहले ही कैसे बाहर आ सकता है, इसका भी अपनी एक प्रक्रिया होती है बाहर आने की, 3 से 5 सेकंड ये लेता है आने में। बट क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये टेक ऑफ के समय ही ऐसी कोई दुर्घटना पायलट्स के साथ घटी, उन्होंने उसको मास्टर स्विच जो उसके स्विचेस होते हैं उसको दोबारा से री एंगेज करने की कोशिश की। एंड ये क्योंकि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा, टाइम बहुत कम था। 32 सेकंड बता रहे हैं कि 32 सेकंड के बाद वो हार्ड लैंड कर गया। 32 सेकंड एविएशन में हम मिनट्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए एक दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, एक नॉर्मल इंजन स्टार्ट प्रोसेस जो होता है उसमें मिनिमम 1 मिनट से 1 मिनट 10 से 15 सेकंड लगते हैं एक नॉर्मल इंजन को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट भी नहीं था। तो वो इंजन, जैसा कि रिपोर्ट कह रही है कि दोबारा जब पायलट्स ने उसको रन पोजीशन में डाला तो इंजन्स के N2 ब्लेड जो होते हैं, जो कि उसके फैन ब्लेड्स होते हैं, उन्होंने रिस्पांस दिया। एक इंजन ने रिस्पांस दिया। एक इंजन ने रिस्पांस दिया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे वाले को भी डाला उसने भी रिस्पांस दिया। बट क्योंकि जो हाइट और ग्राउंड का जो ट्रेड ऑफ था वो बहुत कम था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो दैट लेड टू द अनफॉर्चुनेट क्रैश। एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, कुछ लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल देख रहे हैं, कुछ लोग इसको मैनुअल एरर भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ अचानक हुआ, जो फॉल्ट हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उसको संभाला जाना चाहिए था, मे बी कोई एरर पैनिक सिचुएशन में हुआ। अब इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझाइए कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है, एक कट ऑफ मोड है, एक रन मोड है। पायलट्स जब टेक ऑफ करते हैं तो ऑब्वियसली जब वो अपनी चेकलिस्ट पूरा चेक करते होंगे तो क्या ये उस प्रोसेस में होता है कि वो देखें कि वो रन मोड पर है या कट ऑफ मोड पर है, उन्होंने टेक ऑफ किया, और उसके बाद क्या कभी ऐसा हुआ है या पूर्व में किसी इंसिडेंट में हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ मोड पे चले जाएं, कोई ऐसी फॉल्ट आ जाए, फॉल्टी स्विच हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। पायलट की चेकलिस्ट, जो कि देखिए चेकलिस्ट एक चैलेंज और रिस्पांस मोड पे चलती है। एक जो पायलट होता है उसकी चेकलिस्ट की आइटम पढ़ता है, दूसरा वो एक्शन करता है और अपना रिस्पांस देता है रन। इसमें जैसे मैंने कहा 2 मोड हैं, रन और कट ऑफ। इसकी टर्मिनोलॉजीज भी उसी तरह से यूज़ होती हैं। तो चेकलिस्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात पे बिल्कुल एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि बोइंग ने 2018 में, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो एक मैन्युफैक्चर होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है। उसकी ड्यूटी केवल एक जहाज़ बना के और अपने हाथ खड़े करने की ड्यूटी नहीं होती। वो टाइम एंड अगेन एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आते हैं, तो वो अपने एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इस केस में भी बोइंग ने एक बुलेटिन जारी किया था। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है कि बुलेटिन और डायरेक्टिव में क्या फ़र्क है। बुलेटिन एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया और एक ऑपरेटर को दे दिया कि जी हमें ये चीज़ पता लगी है और हम इसको आपको बताना चाह रहे हैं। क्या ये फ्यूल स्विच के बारे में था? यस, इट वाज बिकॉज ऑफ द फ्यूल स्विच बट अ डिफरेंट मॉडल। ये 737 मॉडल में था बट स्विचेस आर द सेम। ये एक 737 हो, 777 हो, 787 हो, ये अलग अलग मॉडल्स हैं, मैन्युफैक्चर सेम है इसका। ठीक है। बट वो बुलेट डायरेक्टिव में कन्वर्ट नहीं किया। मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसा किया जा सकता है लेकिन कंपल्शन नहीं लगाया कि आप ऐसा करिए,
इन दोनों का फर्क। एब्सोल्युटली राइट। तो ये डायरेक्टिव एक इन्फोर्सेबली लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है कुछ, जो कि ऑपरेटर को मैंडेटरी हो जाता है फॉलो करना, बट इट रिमेन्ड इन द बुलेटिन स्टेज ओनली, इट नेवर कन्विलेटेड इनटू अ डायरेक्टिव। सो उस केस को हम रूल आउट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, द कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पायलट जो कि इतने अनुभवी पायलट से, ये जैसे हमने डिस्कस किया था, 9,000 घंटों से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस था, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फ्यूल कंट्रोल स्विच टू गो इनटू कट ऑफ इज वेरी रेयर। वेरी रेयर मैनुअल एरर हो जाए पायलट से कि भाई उन्होंने फ्यूल पर ही ध्यान नहीं दिया। ये तो बिल्कुल ऐसे होता है ना, आप आम भाषा में समझने की कोशिश करिए कि जब आपको अपनी गाड़ी घर से निकालनी है तो आप ध्यान रखते हैं ना कि भाई इसमें कितना पेट्रोल है, वो कितनी लाइन ब्लिंक कर रहा था एक शाम पहले कि आपको भरवाने की ज़रूरत है, नहीं भर, आपको एक लंबे ट्रैवल पे जाना है तो आप पेट्रोल का तो ध्यान रखेंगे ना। और जो हवाई जहाज़ उड़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि फ्लाई करने से पहले उसका ध्यान उस बात पर जाएगा ही जाएगा कि सारी चीज़ें, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो इंजन है, जिस भी तरह के टेक्निकल चेक्स होते हैं, क्या वो ओके हैं कि नहीं। एब्सोल्युटली राइट। और एक पायलट जब, जैसे हमने कहा था, एयरपोर्ट पे आते हैं, उनको सारी प्रोसेस बताया जाता है कि इस जहाज़ में ये तकनीकी दिक्कतें हैं, इस जहाज़ में इतना फ्यूल जा रहा है, ये आपकी स्पीड्स हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जब पायलट चेक करता है उसके बाद ही वो हामी पड़ता है उस फ्लाइट को कंडक्ट, यस, और इंजीनियर से वो हैंड ओवर लिया जाता है, एंड ही दिस इज साइन डॉक्यूमेंट। ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पायलट के जो जिम्मेदारी लेते हैं, जिसको हम पायलट इन कमांड कहते हैं, PIC, वो तभी बनते हैं जब वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। दे एक्सेप्ट द एयरक्राफ्ट इन द एयरवर्दी कंडीशन। और फ्लाई करने से पहले अगर कोई तकनीकी दिक्कत पायलट को दिखती है तो क्या उसको नोट डाउन किया जाता है? फिर एब्सोल्युटली, उसको कहते हैं पायलट डिफेक्ट लॉगबुक। तो पायलट की ड्यूटी है कि अगर उन्होंने एक फ़्लाइट करी है, उस फ्लाइट के दरमियान अगर कोई इशू आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो वो उसको लॉग शीट पे लिखते हैं, और अपॉन लैंडिंग उस पर रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें एक SOP, एक ट्रेनिंग के मॉड्यूल में कवर की जाती हैं। सर, आज एयरलाइंस में भी बहुत कंपटीशन है कि 1 मिनट फ्लाइट लेट ना हो जाए, 3 मिनट फ्लाइट लेट ना हो जाए, तो इसको लेकर एक प्रेशर भी स्टाफ पर रहता है। तो ऐसे में प्लेन का हैंडओवर लेना, कंटिन्यूस प्लेन्स फ्लाई करते हैं, पायलट्स हैं वो एक फ़्लाइट से आए हैं, दूसरी फ़्लाइट में फ़ौरन जा रहे हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा समझाइए कि कितने प्रेशर में एयरलाइन स्टाफ होता है, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ है या फिर जो फ्लाइट पर जा रहे हैं वो स्टाफ है, कि भाई फ़्लाइट लेट ना हो जाए, जल्दी जाना है, चेकिंग जल्दी होती होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने बड़ा एक अहम मुद्दा आजकल के टाइम में हम देखते हैं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं, OTP। जी, देखिए, ये प्रेशर में सारा डिपार्टमेंट रहता है एक एयरक्राफ्ट को डिस्पैच करने में, ग्राउंड स्टाफ से लेके कैबिन क्रू, केटरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फ्लाइट ऑप्स डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एक फ़्लाइट को A to B ले जाने में हेल्प करते हैं। हैविंग सेड दैट, सेफ्टी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करता। सेफ्टी अपने आप में एक ऐसा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो कि सारा कुछ पे ओवरसाइट रखता है जी। उसके ऊपर भी रेगुलेटर का काम होता है इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवरसाइट रखने का। सो दैट इज़ टू से दैट इसमें प्रेशर था। देखिए, प्रेशर हर किस्म की डिपार्टमेंट्स में रहता है, बट सेफ्टी के साथ कोई भी खिलवाड़ इंटेंशनली कोई नहीं करेगा। ऑल्सो रेगुलेटर का अपना एक काम होता है, वो अपने एक सर्वेलेंस प्लान्स में जाते हैं, सर्वेलेंस चेक्स होते हैं एयरलाइंस के पीरियोडिकली, जो कि जो भी शॉर्टफॉल्स आती हैं उसको देखा जाता है, उसको नोट डाउन किया जाता है, उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। सो टू से दैट कि इसमें कोई सेफ्टी लैप्स हो गया हो बिकॉज ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस या प्रेशर will be very difficult to say at this point, but yes, this can be an issue wherein the investigators देख सकते हैं इस पहलू पे भी। जी जी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि ये प्लेन कौन उड़ा रहा था। जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे, उन्होंने टेक ऑफ किया, क्लाइव कुंदर, और जो सुमित सब्बरवाल हैं जो कैप्टन हैं वो बराबर में बैठे थे, बट नो डाउट उनके सुपरविजन में चीज़ें रही होंगी, और को पायलट उनका भी अनुभव 3,500 घंटे के आसपास था, जिसको एक अच्छा खासा अनुभव माना जाता है। तो जिस वक्त ये प्लेन टेक ऑफ हुआ और उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन है जिसको इस रिपोर्ट में काफ़ी हाईलाइट किया गया है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या आपने कट ऑफ किया, मतलब फ्यूल स्विच, क्या आपने कट ऑफ किया, तो दूसरे का जवाब आता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। तो अब ये रिपोर्ट या इसका जो इशारा है, क्या वो किसी एक थ्योरी को ज़्यादा बल दे रहा है, इस कॉन्वर्सेशन को हाईलाइट करना या ऊपर रखना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, और क्या इसके अलावा भी और पहलुओं को देखा जाना चाहिए? अपनी ओपिनियन या राय क्या सिर्फ इसी के इर्द गिर्द बनाई जानी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि
जो मेन जो फाइनल रिपोर्ट आएगी और जो इन्वेस्टिगेटर्स अभी इस पे काम कर रहे हैं वो इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ चुके हैं, वो उस पे अलग अलग पहलू पे नज़र उनकी जाएगी। दे विल सी द फैक्ट्स कि क्या कन्वर्सेशन हुई। ये केवल यही कन्वर्सेशन होनी इज़ नॉट व्हाट द और इंटेंट भी इज। बहुत सी बातें हुई होंगी जो जी। शायद अभी पब्लिक डोमेन में नहीं निकली। अभी नहीं आई है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकती है दैट वो उस पर देखेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे आपस में। उनके अलग अलग एंगल्स होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए। तो ऐसा कहना कि ये एक ह्यूमन एरर या पायलट एरर की तरफ इशारा जा रहा है वुड बी टू प्रीमेच्योर एट दिस स्टेज, क्योंकि इसमें अभी हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मैन्युफैक्चर की तरफ से या बोइंग जो 787 जहाज़ था ये, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आए विच लेड टू a pilot taking a decision and that decision on that fateful day was not up to the safety standards or which leads to that particular accident. जी, एक पायलट ने कहा कि क्या आपने कट ऑफ किया, ये तो तय है कि उन्होंने नहीं किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया नहीं, मैंने कट ऑफ नहीं किया, मतलब फ्यूल स्विच ऑफ नहीं किया, उन्होंने भी डिनाई कर दिया। तो अब क्या इसको पायलट का मैनुअल एरर माना जाना चाहिए? कुछ और भी क्या एंगल्स इसमें हो सकते हैं कि कैसे कट ऑफ मोड में चला गया फ्यूल स्विच? देखिए, जैसे मैंने कवर किया था पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे, इन जब डिस्प्यूट आ जाता है कॉकपिट में, देखिए दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट आना इज़ नॉट अ अनहेल्दी साइन। पायलट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनके बीच में डिस्प्यूट आ सकता है। इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एक चेकलिस्ट दी गई है, एक SOP दिया गया है, एक प्रोटोकॉल दिया गया है कि आप इसी के एम्बिट में आप काम करेंगे। अब क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में ये नज़र आ रहा है कि एक बंदा डिनायल मोड में है कि ऐसा मैंने नहीं किया, तो पहले हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा इस बात में कि देयर वाज सम टेक्निकल इशू विद द एयरक्राफ्ट। ये तो बिल्कुल तय है जी। कि कुछ तो तकनीकी गड़बड़ी हुई, जी। क्योंकि जो बचे हैं विश्वास कुमार, रमेश, उनका भी ये कहना है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ कुछ सेकंड के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा और प्लेन के अंदर ग्रीन और वाइट लाइट्स जलने लग गई। जी, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन कंप्लीट इलेक्ट्रिकल लॉस। यस, दैट द आफ्टरमाथ इज़ अ ड्यूअल इंजन लॉस, जो कि जब हमने फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को हमने कट ऑफ कर दिया तो अब इंजन में क्षमता नहीं रह गई, पावर नहीं रह गई। बट उससे पहले की भी सिचुएशन हमें एनालाइज करनी पड़ेगी कि व्हाट लेड टू द पायलट इफ़ द पायलट हैज़ पुट द स्विच टू कट ऑफ। उनका रीस्टार्ट अटेम्प्ट हुआ उसके बाद में जब उन्होंने रियलाइज़ कर ली अपनी गलती, बट दुर्भाग्यवश उनके पास वक्त नहीं था। बिल्कुल। शायद अगर ये जहाज़ 2000 या 3000 फीट पर जाके अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो पायलट्स रिकवर कर पाते। इसमें ट्रेड ऑफ वाज वेरी लिमिटेड। ये जहाज़ आराम से 6000-7000 फीट पर मिनट का क्लाइम करता है। इस केस में 3 सेकंड 4 सेकंड में जितनी भी जहाज़ की ऑल्टीट्यूड में पहुंच पाया वो दैट वाज द मैक्सिमम। बट आप ये समझिए कि एक पायलट ने, जैसे हमने लास्ट टाइम कवर किया गया था, फ्लाई करने की कोशिश करी, नेविगेट करने की कोशिश करी और कम्युनिकेट भी किया। मेडे कॉल बहुत ज़रूरी था, ATC को भी बताया। सो इतने अनुभवी पायलट्स के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाना कि वो भूल गए हों स्विच को ऑन करना, तो ये दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल। और वो कह भी रहे हैं मेडे कॉल में, नो पावर नो थर्स्ट। तो मतलब एक तरह का पावर फेल्योर या जिस इलेक्ट्रिकल फेल्योर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरह का जिक्र वो मेडे कॉल में कर रहे थे। अब इस इलेक्ट्रिकल फेल्योर पर जाते हैं, ऐसा कब होता है? एक प्लेन उड़ा, अभी वो हायर एल्टीट्यूड पर भी नहीं है, रैट भी बाहर आ गया और इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर हो गया। देखिए, बिल्कुल आपने रैट की बात की। रैट का आना अपने आप में एक अंदेशा है कि या तो इस जहाज़ में इंजन में इशू था, या इस जहाज़ में इलेक्ट्रिकल इशू था, या इस जहाज़ में हाइड्रोलिक इशू था। इन तीनों को हम भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि रैट टेक ऑफ के जस्ट बाद आ जाता है एंड द एयरक्राफ्ट इज क्लाइंबिंग। और रैट तब बाहर आता है जब इंजन फेल होता है। जी, जब नहीं, इन तीनों की वजह से तीनों एक साथ फेल हो गए तो रैट बाहर आया। एक साथ नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिकल फेलियर अगर होता है तो दैट लीड्स टू द रैट कमिंग आउट। ठीक है। तो इससे ही हम कोलैबोरेट कर पा रहे हैं कि उस समय पायलट्स जब ऐसा उन्होंने रियलाइज किया कि जहाज में पावर नहीं आ रही है एंड देयर इज अ टोटल डार्क इनसाइड द कॉकपिट, दैट लेड टू सम काइंड ऑफ एन एक्शन बाय द पायलट क्रू व्हिच was not in the मतलब उस रिस्पॉन्स टाइम जो इंजन लैग कहते हैं हम जिसको, जैसा मैंने कहा एक इंजन नॉर्मल इंजन स्टार्ट प्रोसीजर में भी 1 मिनट नॉर्मल है लेना, एक इंजन को स्टार्ट करने एक इंजन को स्टार्ट करने तो के यानी ओवरऑल 2 मिनट लगते हैं दोनों इंजन्स को स्टार्ट करने में। यस, दैट्स राइट। और 32 सेकंड में ही ये प्लेन जो था वो क्रैश कर गया। जी। तो ये जब रैट डिप्लॉय होता है तो अब जितनी जानकारी हमारे पास है कि वो भी कुछ इमरजेंसी एक फर्स्ट एड
थोड़ा सा हाइड्रोलिक्स या पावर सप्लाई कर पाता है कि एटलीस्ट आपका कंसोल चलता Absolutely रहे, right. आपका कम्युनिकेशन होता रहे। तो क्या यहाँ रैट ने भी काम नहीं किया? देखिए, रैट का काम होता है पायलट्स को एक प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स में एक पिक्चर देना ठीक कि है। बेसिक आपकी स्क्रीन पे चीज़ें दिखती रहें। आपको इट इज़ एन एड गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू हेल्प यू लैंड। अगर ऐसी कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, ये आपको पावर या लिफ्ट या थ्रस्ट देने का काम नहीं होता इसका। इसका बेसिक काम ये होता है कि आपके बेसिक इक्विपमेंट्स, प्राइमरी चीज़ें आपकी चलती रहें, काम करती रहें। एक टरबाइन की तरह वो आपको थोड़ा थोड़ा इनपुट देता रहता है। ओके। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस जहाज़ का बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बताया, बहुत विशाल जहाज़ है। इसमें जनरेटर्स भी होते हैं, उनका अपना काम होता है। स्टैंड बाय जनरेटर्स भी होते हैं। हर अलग किस्म के एक मैन्युफैक्चरर ने आपको एक ऐसे डिज़ाइन बनाया होता है। बट ये कहना कि फ्यूल कंट्रोल स्विच की वजह से ये पूरा क्रैश हो गया, इट इज़ टोटली, आई निगलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। देयर इज़ 100% सम टेक्निकल इशू विद दिस मशीन विच आई एम श्योर द इन्वेस्टिगेटर्स आर लुकिंग इनटू राइट नाउ। ओके, अब टेक्निकल इशू की बात करते हैं तो किसी भी प्लेन का हैंडओवर लेने से पहले आई एम श्योर उसके सिक्योरिटी चेक्स, ऑडिट्स होते होंगे, उसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे या जिन पर भी इनकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या उन्होंने सही से चेक नहीं किया था या वो फाइंड आउट नहीं कर पाए? देखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पायलट की एक्सेप्टेंस बहुत बाद में होती है जब वो जहाज़ पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं। क्या इससे पहले जो फ्लाइट्स हुई हैं उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आए जी। हैं, इंजीनियर्स ने क्या फ्लेयर उसको करा है। इस केस में भी रिपोर्ट में आ रहा है कि जो आपका MEL कहते हैं उसको, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, जो कि एक पायलट को बताता है, उसमें कैटेगरीज होती हैं A, B, C कि ये आपका इक्विपमेंट इस दिन चल रहा है, इस दिन नहीं चल रहा। उसके जैसे मैंने बताया, एक पर्टिकुलर यूनिट के बहुत सारे अलग अलग स्टैंड बाय यूनिट्स भी होते हैं। जी। तो ज़रूरी नहीं है आपकी फ़्लाइट में सारे काम कर रहे हों। अगर एक काम नहीं कर रहा, दूसरा काम कर रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो आपको जो बुक होती है वो अलाउ करती है डिस्पैच करने के लिए फ़्लाइट। तो पायलट ये सारे मुद्दे देखता है, समझता है, उसी के बाद वो एक्सेप्ट करता है और फ्लाइट पे जाता है। जी, दोनों इंजन्स का फेल होना, अब थोड़ा सा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि CNN या बहुत सारी ऐसी विदेशी मीडिया है जो पूरी तरीके से कि पायलट से कुछ हुआ होगा इसके इर्द गिर्द चर्चा कर रही है। लेकिन आज हम यहाँ बैठकर एक पायलट के नज़रिए से समझ रहे हैं कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है और कितना समय आपके पास होता है, प्लेन किस एल्टीट्यूड पे है, तो आगे के जो बैकअप स्टेप्स हैं या सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बहुत हद तक उस पर डिपेंड करते हैं कि यदि समय मिले। लेकिन आप सोचिए कि जितनी देर में हमने डिस्कस किया, उसके पॉइंट समथिंग के सेकंड्स का पार्ट भी उन पायलट्स को नहीं मिला होगा कि जिसमें जो कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। जब इसका डेब्री मिला, यानी मलबा बरामद हुआ, तो जो फ्यूल स्विच कंट्रोल था वो रन मोड पर था जी। लेकिन कहा यह गया, अब कॉन्वर्सेशन से इस्टेब्लिश हो रहा है दोनों पायलट की कि वो कट ऑफ मोड पे गया, तो वहाँ कट ऑफ मिला तो रन मोड। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया कि ये इसमें 2 मोड है, रन और कट ऑफ के। जी। तो आपस में जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ये इस्टेब्लिश करता है इस फैक्ट को कि वो रन मोड पे नहीं थे स्विचेस, वो कट ऑफ में थे, या उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि व्हाई डिड यू पुट इट इन कट ऑफ, और बाद में जैसे आपने बोला डेब्री में वो रन मोड में है। तो रिपोर्ट भी इसको सब्सटैंशिएट कर रही है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जब उसको कट ऑफ में हुआ तो द पैरामीटर्स वेंट बिलो आइडल। आइडल एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका इंजन नॉर्मल सिनारियो में है तो आपका एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर तक पहुंच गया, दैट इज़ द बेस लाइन। जब आप पावर बढ़ाते हैं तो वो बेस लाइन से ऊपर जाता है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि जी वो जब आपका कट ऑफ हुआ तो वो बेस लाइन तक चले गए थे, दैट मीन्स इंजन्स वर नॉट प्रोवाइडिंग एनी थ्रस्ट। उसके बाद जब उसको ऑन किया गया तब वो इंजन्स दोबारा से स्पूल अप होना शुरू हुए, बट क्योंकि लैग बहुत ज़्यादा होता है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया जी, तो वो चाहिए था, बट इंजन्स वर रिस्पॉन्सिव, इंजन्स अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे पायलट को। ये रिपोर्ट भी कहती है हमारे सामने। तो ये कहना इस समय कि ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ या नहीं हुआ बट बी टू प्रीमेच्योर। अभी तक इस रिपोर्ट में ये ज़रूरी था आना कि उसमें इंजन के पैरामीटर्स आने ज़रूरी थे, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना ज़रूरी था, हाइड्रोलिक्स का स्टेटस आना ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें फाइनल रिपोर्ट में आती हैं। अभी केवल हमें एक बेसिक एक सिस्टम समझ में आया कि क्या एक्चुअली में हुआ। वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अलोन। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और आएंगी एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल गेट इट आउट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एट द राइट स्टेज। जो इसकी पेरेंट कंपनी है बोइंग,
क्या उससे हमारे देश ने या हमारी सरकार ने या संबंधित मंत्रालय ने किसी तरह के कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन की कोशिश की होगी या चल रही होगी, और क्या वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है? क्योंकि जब सारा डेटा उनके पास में गया है, जैसा कि नियम भी कहता है, वो भी एनालाइज कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या आपने जिक्र किया कि भाई और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ्यूल स्विचेस के इर्द गिर्द थ्योरी नहीं जानी चाहिए, तो क्या ये सारी चर्चाएं एयर इंडिया या हमारे देश की सरकार या बोइंग के बीच में चल रही होंगी जी या बिल्कुल। होनी चाहिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपस में तालमेल ना हो, बातचीत ना हो। हाँ। देखिए, मैन्युफैक्चर एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उनकी अपनी एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का पार्ट है, वो आईकाओ के जो 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 सिविल एविएशन बॉडी होती है। ऑपरेटर जो है एयर इंडिया इस केस में, वो डीजीसीए के से उनका रेगुलर टच में होता है। जी। तो ऐसा मैं बिल्कुल मतलब स्पष्ट करना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए कि एक रेगुलेटर, ऑपरेटर और मैन्युफैक्चरर ये तीनों आपस में ही डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, बिकॉज ये एक एक्सीडेंट इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इनका आपस में डिस्कशन होना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोइंग के साथ एज वेल एज अदर जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं उसमें रेगुलर टच में होंगी, उनके साथ उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कि आपस में इस पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे एंड सेकंड बाय सेकंड इसको समझ रहे होंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि एक लंबा इंतज़ार अभी और लगेगा कि अपनी ओपिनियंस या राय केवल और केवल पायलट ने क्या किया होगा, कॉकपिट में क्या हुआ, क्या शुरुआत से ही कोई खामी थी जिसमें भूल चूक हो गई, वो नज़रअंदाज हो गई, या बाद में कुछ ऐसा हुआ, या ये मैनुअल एरर था, सिर्फ इसके इर्द गिर्द ही चर्चा करके नहीं छोड़नी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब पूरी दुनिया में अगर बात की जाए फ़्लाइट्स की, तो दो ही कंपनीज़ हैं जिनका डोमिनेशन है या मोनोपोली है, एक है आपका बोइंग, दूसरी है एयरबस। तो क्या पायलट्स अलग अलग एलोकेटेड होते हैं दोनों ही डिज़ाइंस के लिए? क्या दोनों के डिज़ाइंस और कंसोल ऑपरेशन में कोई फ़र्क होता है, या पायलट्स कॉमन है कि भाई अभी एयरबस फ्लाई की, फिर उसके बाद अब बोइंग में आ गए, ऐसा कुछ होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पायलट्स का जो पूरा रूल बुक होता है वो डीजीसीए डिज़ाइन करता है। जी। डीजीसीए में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो अलग अलग अपने सर्कुलर्स, अलग अलग नोटिसेस जारी करते हैं। ऐसा कहना कि एक पायलट जो बोइंग उड़ाता है वो एयरबस नहीं उड़ा सकता, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी कहीं मेंशन नहीं होता और किसी भी कंट्री में ऐसा कोई रूल लागू नहीं है कि एक बोइंग पायलट एयरबस नहीं उड़ा सकता या कोई एयरबस पायलट बोइंग नहीं उड़ा सकता। हैविंग सेड दैट, इस सब चीज़ की अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है, उसको आम भाषा में टाइप रेटिंग कहते हैं। एक पायलट को सीरीज ऑफ ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, उसमें ग्राउंड सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लाइट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लाइसेंस पे वो पर्टिकुलर जहाज़ एंडोर्स करती है। जी। उसके बाद एयरलाइन उसकी ट्रेनिंग कराते हैं कि भाई आप अब ये जहाज़ उड़ाएंगे, बाकायदा कई घंटों की ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनर्स उसमें बैठते हैं। मैं खुद एक ट्रेनर रह चुका हूँ, मैंने कई ऐसे ट्रेनीज़ को ट्रेन किया है जो कि अलग अलग जहाज़ उड़ा के आए हैं। यस, दिक्कत आती है इनिशियली, बट ट्रेनिंग उसी के लिए। कंसोल में फ़र्क होता है, कंट्रोल्स में फ़र्क होता है थोड़ा, एयरबस और बोइंग के डिज़ाइन में? देखिए, भारी मात्रा में फ़र्क होता है। ये कहना कि एयरबस एक यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है प्लस बोइंग एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो जहाज़ में अलग अलग किस्म की मॉडिफिकेशंस होती हैं। स्विचेस का होता है, किसी का स्विच ऊपर की तरफ ऑन होता है, किसी का स्विच नीचे की तरफ ऑन होता है। तो ये एक डिज़ाइन जो होता है, चीज़ें डिज़ाइन इस तरह से की गई हैं एयरक्राफ्ट में। पायलट्स आर सब्जेक्ट टू ट्रेनिंग, उनको उस तरह से ट्रेन किया जाता है। येस, इश्यूज आर देयर इनिशियली, बट बिकॉज ट्रेनिंग का जो सिलेबस होता है वो बहुत वेल डिफाइंड होता है, गवर्नमेंट उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स देती है, तो उसके बाद ही पायलट को रिलीज़ किया जाता है टू डू पैसेंजर फ्लाइट्स। क्या कभी ऐसा होता है, मैं बिल्कुल आम आदमी की भाषा में उसी का उदाहरण दे देती हूँ कि मैं रोज़ अपनी गाड़ी चलाती हूँ, एक दो दिन बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि मुझे किसी दूसरे की गाड़ी का स्टीयरिंग थामना पड़े, कंट्रोल्स में फ़र्क होता है। मैं शायद रुकूंगी, कुछ सेकंड के लिए देखूंगी कि भाई एक्सीलरेटर किधर है, ब्रेक किधर है, या क्या किधर है। तो क्या कभी ऐसा पायलट के साथ होता है कि अभी कुछ दिन एयरबस, उसके बाद बोइंग में आए, फिर बोइंग से एयरबस में गए, कुछ ऐसा? और फ्यूल स्विच ऑपरेशन के बारे में बताइए, क्या दोनों का सेम है या अलग अलग है? देखिए, पायलट, पहली बात तो पायलट ऐसा स्विच नहीं कर सकता। अगर पायलट को ट्रेनिंग दी गई है बोइंग उड़ाने की तो वो बोइंग ही उड़ाएगा। ठीक है। अगर वो एयरबस लिए ट्रेंड है तो वो एयरबस ही उड़ाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है अगर एक ऑपरेटर के पास दोनों किस्म के जहाज़ हैं तो ऐसा नहीं है उसके पायलट्स दोनों के अलग होंगे। अच्छा। सेम पायलट दोनों मशीन्स नहीं उड़ा सकता। जहाँ तक बात आपने फ्यूल कंट्रोल स्विच की बोली, तो एयरबस में यही ऑन एंड ऑफ होता है एंड बोइंग में ये रन और कट ऑफ होता है। ऑपरेशन इज द सेम। ऑन और रन ऊपर होंगे, कट ऑफ और ऑफ नीचे होंगे।
ऐसा आप Absolutely कह रहे हैं? right. या रिवर्स भी हो सकता नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। है बिल्कुल ऐसा कट ऑफ नीचे होएगा, बट एयरबस में उसको ऑफ कहा जाता है, और बोइंग में रन ऊपर होएगा और एयरबस में उसको ऑन होएगा, जो कि ऊपर की तरफ होएगा। सो ये इस स्विच का तो मैकेनिज्म ऐसा है, बट अलग अलग स्विचेस हैं। जैसे मैंने कहा कि एयरबस के कुछ जो स्विच जो ओवरहेड पैनल में है, उनका ऑपरेशन उल्टा होता है और बोइंग का ऑपरेशन उल्टा होता है। बट द पायलट इज प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर दिस टू हैंडल दैट पर्टिकुलर मशीन। अच्छा, प्लेन को पायलट उड़ा रहे थे, ऐसा कब होता है? क्या ये बहुत कॉमन है? जब मतलब जहाज़ के कैप्टन कोई और हैं, को पायलट है, वो भी ट्रेंड है ऑब्वियसली, लेकिन क्या ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता है? ये कॉल कौन लेता है कि कौन टेक ऑफ करेगा, या बाद में कौन हैंड ओवर लेगा? ऐसा देखिए, कब होता है? दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, एक फ्लाइट जब होती है उसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक होता है पायलट फ्लाइंग, एक होता है पायलट मॉनिटरिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पायलट फ्लाइंग है वो सीनियर कप्तान ही हो। ओके, इस केस में भी ये था, कैप्टन सबरवाल हु वाज अ सीनियर कैप्टन, ही वाज आल्सो अ ट्रेनर। उन्होंने ये दायित्व इस फ्लाइट का, जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रही थी फ्लाइट, उस फ्लाइट का दायित्व उस दिन पायलट फ्लाइंग का कैप्टन क्लाइव को दिया कि आप इस जहाज़ को उड़ाएंगे, मैं इस जहाज़ को मॉनिटर करूंगा। सो दिस इज़ अ कॉमन एक्सरसाइज जो पायलट्स आपस में डिसाइड करते हैं कि बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स वो देखते हैं। मौसम देखा जाता है इसमें, फ्लाइट टाइम देखा जाता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक जो पायलट इन कमांड होता है वो जहाज़ का एक ही होता है। इस केस में भी पायलट इन कमांड जो थे जहाज़ के, वो कैप्टन सबरवाल थे। उन्होंने उस दिन ये डिसीजन लिया कि मैं इसका पायलट मॉनिटरिंग हूँगा और कैप्टन क्लाइव इसका पायलट फ्लाइंग होंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जी। एक और ख़ास पॉइंट है जिसकी विदेशी मीडिया में चर्चा चल रही है, वो ये कि एयरपोर्ट के बाहर कितने दायरे में बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल एरियाज़ या कमर्शियल्स होने चाहिए, या उसको एक तरह से नो मैंस लैंड रखा जाना चाहिए, या वहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर जंगल होता है या बड़ी मात्रा में पेड़ होते हैं तो बहुत हद तक किसी हार्ड लैंडिंग का शॉक वो भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डिस्ट्रक्शन कम होता है। देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा इसका लीगल सेटअप समझना पड़ेगा। हमारे एयरक्राफ्ट रूल्स जो हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि क्या परमिसिबल हाइट है, क्या हमारी लिमिट्स होनी चाहिए। ऑल्सो जो बिल्डिंग्स होती है ये एक अलग से सब्जेक्ट मैटर है, एक अलग से जुरिस्डिक्शन इसकी बनती है। आई थिंक इस केस में ये रेलेवेंट नहीं है, बट द व्यूअर्स मस्ट अंडरस्टैंड कि जितनी भी हाइट क्लियरेंसेज होती हैं आसपास, जैसे आपने बोला बिल्डिंग्स होती हैं, उनको एक एनओसी लेना पड़ता है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फ्रॉम द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कि हम इस बिल्डिंग की हाइट इतना रखना चाहते हैं एयरपोर्ट के आसपास। जहाँ तक कि इस केस की बात है, ये अगेन इन्वेस्टिगेटर्स इस पहलू पे भी ज़रूर देखेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट में सामने नहीं आया है कि बिल्डिंग हाइट क्या वो फ्लाउट की गई थी, क्या वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स थी। बट द प्रोसेस सेज, द रूल सेज दैट आपके एक एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसके कुछ किलोमीटर तक कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उनके पास एनओसी क्लियरेंस होना मैंडेटरी है। प्रशांत जी, एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि लंदन में एक छोटा पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि बहुत डिटेल्स वहाँ से नहीं आई हैं, लेकिन तकरीबन जो तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं कि उसने टेक ऑफ किया और एयरपोर्ट के बाहर जाकर वो हार्ड लैंडिंग हो गई, क्रैश हो गया, आग लगी, धमाका सुना गया, धुआं उठा। हालांकि कितने लोग उसमें थे, उसका क्या कारण था, वो अभी वहाँ से जानकारी नहीं आई है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ कि क्या हुआ, सेम सिनेरियोज लग रहे हैं क्या? देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था। ये एक छोटा जहाज़ था, ये एक स्मॉल टू लाइट कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट था। ये एक जितना विशाल 787 जैसे लॉन्ग हॉल हम कहते हैं, इस कैटेगरी का जहाज़ नहीं था। बट येस, इट वाज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, बीच क्राफ्ट इसका मैन्युफैक्चरर था। अभी इसमें डिटेल्स बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पे हैं कि क्यों ये क्रैश हुआ, बट द प्रोसेस इज़ द सिमिलर नेचर के टेक ऑफ होने के जस्ट बाद ये क्रैश होता है। बट ये छोटा जहाज़ है, जनरली ये 6 सीटर जहाज़ होता है, इतना बड़ा जहाज़ नहीं था। तो इसका अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी अभी एट दिस स्टेज के क्या कारण हो सकता है। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस शो पर आए और बहुत सारी डिटेल्स आपने हमसे साझा की, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि क्रैश के पीछे की जो वजह है वो केवल फ्यूल स्विच तक अटकी नहीं रहनी चाहिए। हमें इसकी डिटेल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिससे पता चलेगा कि मेडे कॉल में पायलट ने जो कहा नो पावर, तो अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली उसका क्या कारण था, उसके हाइड्रोलिक्स, उसके इंजन्स किस तरफ इशारा कर रहे थे, और उस परिस्थिति को संभालने के लिए पायलट्स ने क्या क्या ऑपरेट किया, लेकिन उनको समय बहुत कम मिला, सिर्फ 32 सेकंड में क्रैश कर गया। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।